दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आज तक कितने लोगों को कोर्ट द्वारा सजा दी गई? जवाब थोड़ा मुश्किल है। चलिए मैं थोड़ा सवाल को बदल के पूछता हूं आपसे। क्या आप जानते हैं कि आज तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कितने लोगों को गंभीर कानूनी समस्याओं को फेस करना पड़ा, परेशानी झेलनी पड़ी? लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, आपको जवाब देने में मुश्किल होगी, मैं समझता हूँ। चलिए मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा और सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। ये आर्यन खान का केस क्या है? मैं समझता हूँ जितने मेरे नौजवान दोस्त हैं उनको मालूम है कि आर्यन खान इस वक्त नशीली दवाओं के केस से संबंधित गंभीर कानूनी समस्याओं को फेस कर रहा है। जब से ये आर्यन खान का मसला आया है, सवेरे शाम दिन रात टेलीविज़न, यूट्यूब चैनल्स, अखबार, जहाँ देखो इसी ज्वलंत विषय को लेकर बार बार अपने विचार पब्लिक के सामने रख रहे हैं, खबरों की शेप के अंदर, न्यूज़ की शेप के अंदर। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपसे आज थोड़ी देर के लिए आर्यन खान पर ही बातचीत कर लूँ। मैं हूँ नरेश कुमार भट्टी, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव में, और सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी अपने विचार आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कानून की किताब का सबसे मशहूर और सबसे ज़रूरी लीगल मैक्सिम क्या है? मैं बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति को जब तक बेगुनाह माना जाता है, जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता। इन अदर वर्ड्स, द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस is a legal principle that any person who is accused of a crime shall be treated as innocent, shall be considered as innocent until or unless proven guilty by the court. इससे पहले दोस्तों मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी नशीले पदार्थ या नशीले पदार्थों के सेवन का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना ये है कि नशीले पदार्थ ना सिर्फ इंसान के जिस्म को खोखला करते हैं, बल्कि अंततः पूरी परिवार की बर्बादी का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए ये मैं शुरू में ही साफ कर देना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ मैंने अभी तक बोला है उससे आप शुरू में ही अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने जा रहा हूं या किसी व्यक्ति विशेष की फेवर में बोलने जा रहा हूं। मेरा जो बोलने का, बात करने का, आपसे डिस्कशन करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। अब ये एक अलग बात है कि इसमें आर्यन खान का नाम जुड़ा है। चलिए अब साहब आर्यन खान की बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको फैक्ट्स बता दूँ, बिल्कुल ब्रीफ में, ज़्यादातर फैक्ट्स आपको पता ही हैं। अब मुंबई के अंदर एक क्रूज़ शिप पे छापा लगाया गया। छापा किसने मारा? एनसीबी ने मारा, दैट इज़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा। उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिससे उन्हें ये पता था कि यहाँ पे एक रेव पार्टी होने वाली है। उस रेव पार्टी में बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग शामिल होंगे। उस पर टिकट भी बहुत महंगी महंगी रखी गई थी, सबसे हल्की टिकट 80,000 रुपये की थी। और उस रेव पार्टी के अंदर एनसीबी को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नशीले पदार्थों का सेवन होना था। और जिस वक्त आर्यन खान समेत बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया, तब या तो वो नशीले पदार्थों का सेवन कर चुके थे, नशीले पदार्थों के सेवन के कारण झूम रहे थे, या नशीले पदार्थों का सेवन करने जा रहे थे। लेकिन जो भी था, रेव पार्टी में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होना था। इसी बात को एफआईआर में रहते हुए एनसीबी ने छापा मार के लोगों को अरेस्ट किया। अब यहाँ पे जो मैं कहने जा रहा हूँ वो जनाब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब ये चीज़ एनसीबी खुद कह रही है कि आर्यन खान वहाँ पे प्रेजेंट था रेव पार्टी में, नशीले पदार्थों को सेवन से रिलेटेड, सेवन करने के लिए या सेवन कर चुका था, तो एनसीबी ने तो खुद उसको एक कंज्यूमर माना। कंज्यूमर मीन्स जो
खुद खाएगा, नशीले पदार्थों का खुद सेवन करेगा, जो खुद नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब एफआईआर के अंदर चार्ज लगाया गया तो एनसीबी ने 27A के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी 27A की है उसके मुताबिक या तो सारे या कोई एक, क्या आर्यन खान साहब मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, आर्यन खान साहब ड्रग पैडलर भी हो सकता है, ड्रग पुशर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, पोजेसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 27A के अंदर ये जितने मैंने वर्ड्स आपको बोले अगर इनमें से कोई एक भी है तो 27A के अंदर क्राइम उसने कर दिया। अब यहाँ पे आप एक तरफ कहते हैं कि रेव पार्टी होने वाली थी, वहाँ पे नशीले पदार्थों का सेवन होने वाला था, आर्या खान वहाँ पहुँचा हुआ था, तो आर्या खान का स्टेटस क्या बना? आर्या खान किस कैपेसिटी के अंदर वहाँ पे था? सेवन करने वालों में, या वहाँ पे जाकर मैन्युफैक्चरर की हैसियत से संपर्क करने के लिए, या सेलर की हैसियत से, या पेडलर की हैसियत से? ये एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। जैसा कि वकील साहब ने बोला वो थोड़ा बड़बड़ा स्टेटमेंट हो गया कि आर्यन खान को ये सब ज़रूरत नहीं थी, वो चाहे तो शिप खरीद ले, लेकिन मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा। अगर कोई इंसान नशीले पदार्थों की मैन्युफैक्चरिंग करता है, पेडलिंग करता है, पुशर बनता है, सेल करता है, किस लिए करेगा? अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए। एक इंसान जो ऑलरेडी फाइनेंशियली साउंड है वो ये सब नहीं करेगा। क्यों? क्या वो एक पार्टी के अंदर जाएगा जहाँ पे तुरंत बाद ही नशीले पदार्थों का सेवन होने वाला है या हो चुका है? वहाँ पे जाके क्या वो बोलेगा 2 ग्राम आप ले लो, 3 ग्राम आप ले लो, 5 ग्राम आप ले लो, बक्सा भर के ले जाएगा? ये जनाब कोई ये लीगल काम तो है नहीं, ये लीगल काम है, बड़ी भारी सजा है। इन अदर वर्ड्स वो कंज्यूमर है या नहीं है ये तो सब जो वक्त है वो वक्त के मुताबिक साबित होगा। जब सबूत सामने आएंगे, एनसीबी सबूत सामने रखेगी, उससे पता चलेगा कि वो कंज्यूमर था भी कि नहीं था, उस वक्त तो सेवन कर चुका था जिस वक्त अरेस्ट हुआ, या सेवन करने वाला था। ये भी एक इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस। बट द थिंग इज दिस स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्टरी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी मेड बाय एनसीबी कि आर्यन खान मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, पेडलर भी हो सकता है, पुशर भी हो सकता है, पोजेसर भी हो सकता है, और कंज्यूमर तो था ही। कहाँ था कंज्यूमर साहब? अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। एनसीबी ने बताया कि आर्यन खान ने उनकी कस्टडी में ये कबूल कर लिया है कि वो पिछले 4 साल से नशीले पदार्थों का सेवन करता आ रहा है। अब जनाब मेरी नॉलेज के मुताबिक एक इंसान अगर नशीले पदार्थों का पिछले 4 साल से लगातार सेवन कर रहा है तो ड्रग एडिक्ट बन चुका है। इन अदर वर्ड्स अब उसको लगातार जिंदा रहने के लिए, जिंदगी काटने के लिए लगातार ड्रग्स लेनी है, क्योंकि दिमाग से कंट्रोल ख़त्म हो गया, अब ड्रग्स चाहिए। नाउ द थिंग इज, अगर ये बात एनसीबी की हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान भी लें कि जनाब आर्या खान ने सच बोला, हालांकि वो कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, कस्टडी में तो आप कुछ भी बुलवा लीजिए। अगर आर्यन खान ने ये माना और जो हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान रहे, उसने सच कहा कि मैं पिछले 4 साल से कंज्यूम करता आ रहा हूँ, तो जनाब मेरे को एक बात बताइए, वो तो 14-15 दिन से आपकी कस्टडी में है। पहले वो आपके पास लॉकअप में था, अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। पिछले 15 दिन से वहाँ पे क्या उसको ड्रग्स दी जा रही हैं या वो ड्रग्स लेने लायक है? 15 दिन से अगर उसे ड्रग्स नहीं मिल रही, अगर वो पिछले 4 साल से लगातार कंज्यूम करते हुए अगर वो ड्रग एडिक्ट बन चुका है, तो 15 दिन नहीं कटेंगे साहब, 15 घंटे भी नहीं कटेंगे, ड्रग्स चाहिए। उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, 14-15 दिन में देखिए आप तबीयत बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या वो पुराना कंज्यूमर जो आप बता रहे हो कि पिछले 4 साल से वो किसी देश में जाता था, कहीं जाता था, उस पर ड्रग्स पहुंच जाती थी, क्या ये स्टेटमेंट सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं है? आप एक तरफ तो कहते हो कि 4 साल से कंज्यूम करता आ रहा है, दूसरा आपने 15 दिन से रखा हुआ है। अगर उसकी हालत ऐसी है कि वो 4 साल से कंज्यूम कर रहा है, तो जनाब हालत आज की तारीख में ये होती कि दूसरे-तीसरे दिन ही आपको आर्यन खान को कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ जाता है कि इसको आप डी एडिक्शन सेंटर ले जाइए, अदरवाइज यहाँ इसकी जान को खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इसको ड्रग्स चाहिए जिंदा रहने के लिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या ये स्टेटमेंट सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं है? अब मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। अब तीसरी दलील एनसीबी ने जो आर्यन खान के मोबाइल से रिलेटेड रखी है कोर्ट के सामने, वो ये कि जनाब इसका मोबाइल चेक कीजिए, इसके मोबाइल के अंदर जो चैट डिटेल्स पाई गई हैं, जो व्हाट्सएप रिकवर की गई हैं, उसके अंदर इसके ताल्लुक ड्रग पेडलर्स, ड्रग पुशर्स,
मैन्युफैक्चरर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ, ट्रांसपोर्टर्स, इन सब के साथ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप में ऐसा कुछ है। लेकिन इसके अंदर भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या निकल के आता है कि जनाब मोबाइल तो आपके कब्जे में है, मोबाइल एनसीबी के जब कब्जे में है तो आप उसके अंदर जो भी डिटेल्स है उसके ज़रिए आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते रहिए। इसके लिए आर्यन खान की कस्टडी या उसको जेल में रखने का क्या औचित्य बनता है? लेकिन आप कहते हैं नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कहीं ऐसा ना हो आर्यन खान उन सबूतों को नष्ट कर दे। किन सबूतों को जनाब? सबूत या तो मोबाइल में है या नहीं है, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट मुताबिक उनको सबूत माना जाता है जो कि व्हाट्सएप के अंदर, या नहीं माना जाएगा, ये कोर्ट का काम है करना। लेकिन आपकी दलील तो ये कहती है कि क्योंकि व्हाट्सएप में सबूत हैं इसलिए इसको छोड़ा ना जाए। इट्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी। पॉइंट नंबर 4 के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी छोटा इंसान, गरीब इंसान, कमज़ोर इंसान, जिसको कोई टेलीविज़न नहीं जानता, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई मशहूरी नहीं है, उसके लिए छुपना, उसके लिए गायब होना बड़ा आसान होता है। अब एनसीबी की एक दलील ये है कि अगर एनसीबी ने या कोर्ट ने इसको ज़मानत पे रिहा किया या छोड़ दिया तो ये गायब हो जाएगा, ढूंढे से नहीं मिलेगा। आर्यन खान कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। जो जितना बड़ा इंसान होता है, जितना बड़ा उसका स्टेटस होता है, उसका छुपना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आजकल जो बार बार मीडिया में, अखबार में, हर जगह तो आर्यन खान की फ़ोटो चल रही है, हर जगह आर्यन खान का नाम लिया जा रहा है। हालत ये है कि अगर सड़क पे चलता किसी को नज़र आ जाए वो भी कहेगा ये आर्यन खान जा रहा है, इतना ज़्यादा उसको मशहूर कर दिया गया है। तो जब हालत ये है तो ये दलील क्यों दी जा रही है कि इसको अरेस्ट ही रखा जाए, इसको छोड़ा ना जाए, ये कहीं भाग जाएगा, ये सबूत नष्ट कर देगा। सबूतों की शेप में मोबाइल आपके पास है, अगर आप उसे छोड़ते हैं तो वो अपने घर में माता पिता के पास जाएगा, इसके अलावा कहाँ जाएगा वो? हाँ, आप चाहें उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिए, आप उसको बाहर मत जाने दीजिए, देश से बाहर मत आए, उस पर आप किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, शर्तें लगा सकते हैं, शर्तियों का आप उसको ज़मानत पे रिहा कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हैं तो इस दलील को जो चौथी मैंने आपको बताई, कि आपको नहीं लगता कि एनसीबी यहाँ भी एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या दलील कोर्ट के सामने रख रही है? ये 4 बातें जनाब मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि इन चारों बातों पे मैं चाहूँगा कि आपके विचार क्या हैं वो मुझे बताइए। कोर्ट में क्या होगा? आज जिस तारीख को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस तारीख को उसकी बेल पे फैसला आना है, आर्यन खान की बेल पे फैसला आना है कि उसे ज़मानत होती है, क्योंकि ऑर्डर 5-6 दिन पहले रिजर्व रखा गया था। आज उसको ज़मानत मिलती है। अगर मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो ठीक, क्योंकि ये तो जुडिशल सिस्टम का एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके मुताबिक जो कोर्ट ठीक समझेगी वो करेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस बारे में अपने विचार मुझे भेजें कि जो 4 दलीलें जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं मेरे विचार में, उसके बारे में आपका क्या कहना है। और अंत में सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, नशीले पदार्थों से नफ़रत कीजिए, नशीले पदार्थों के सेवन से नफ़रत कीजिए, आर्यन खान से नहीं। थैंक यू।